नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है टर्म्स ऑफ प्रिवेसी। अभी पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी ने अपनी तरफ से फाइनलाइज कर ली है जो भी रिकमेंडेशन अभी कमिंग जो पार्लियामेंट्री सेशन है जिसमें दिए जा रहे हैं उनके द्वारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर के। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पर देखेंगे क्वालिटी ऑफ डेथ। यहाँ पर हम जानेंगे पैलिएटिव केयर के बारे में कि इंडिया में क्या कंडीशन चल रही है पैलिएटिव केयर के बारे में, इसका मतलब भी समझेंगे और भी इश्यूज़ को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक ये वाला आर्टिकल देखेंगे जिसमें हम जानेंगे पैनोप्टिकन सिटी। इसमें ये बताया जा रहा है कि हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है वहाँ पर सर्विलियंस बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से लोगों की प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। और लास्ट आर्टिकल जो रहेगा वो मैक्सिमम सपोर्ट पॉलिसी। फार्मर्स को अभी एमएसपी की ज़रूरत नहीं है, अभी मैक्सिमम सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बजाय मैक्सिमम सपोर्ट पॉलिसी की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं वो जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन को। फर्स्ट आर्टिकल है टर्म्स ऑफ प्रिवेसी। देखो मंडे की बात है जब ऑलमोस्ट 2 साल के डेलिब्रेशन के बाद में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन फाइनलाइज कर दी है कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का उसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, अब चांसेस ये हैं कि जो कमिंग विंटर सेशन है जो कि 29 नवंबर से स्टार्ट होगा उसमें पार्लियामेंट में ये रिकमेंडेशंस के साथ में ये बिल इंट्रोड्यूस होने के चांसेस पूरे हैं। तो डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर की तरफ ये पुश किया जा रहा है। दैट मीन्स कि डेटा आज न्यू फ्यूल कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे डेटा एनालिटिक्स के संबंधित कितने सारे एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज भी चल रहे हैं और डेटा को लेकर के कितना ज़्यादा मुद्दा बनता चला जा रहा है। और हमारे यहाँ पर तो जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो राइट टू प्रिवेसी है उसको फंडामेंटल राइट कंसिडर किया आर्टिकल 21 में 2017 के जो पुट्टास्वामी जजमेंट्स हैं, तो उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि जो डेटा है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए और उसमें भी पर्टिकुलरली फोकस था दैट इज़ पर्सनल डेटा। तो ऐसे में मुद्दा ऐसा है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के लिए भी इन्होंने गाइडलाइन दी है कि हाँ हमें एक नेशनल डेटा अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश करनी होगी जो कि प्रॉपर रेगुलेशन कर सके। इसके अलावा इन रिकमेंडेशंस में ये भी है कि पर्सनल डेटा को तो प्रोटेक्शन देनी है, प्रिवेसी भी इंश्योर करनी है और कोई भी अगर फंक्शनिंग कोई भी सेंट्रल एजेंसी या एंटिटी के द्वारा की जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो और कहीं पर भी कोई भी लापरवाही बरती जाए तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एंटिटी की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाए। ठीक है, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट करना लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक की जो इन्फॉर्मेशन है या पब्लिक से रिलेटेड जो भी डेटा अवेलेबल है वो किसी भी केस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे भी थे इन रिकमेंडेशंस में जिसमें अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने डिसेंट लेटर भी सबमिट की है कि जी हम इन मुद्दों पर एग्री नहीं करते। पर बात ऐसी है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ की जो कंसर्न्स है उनको देखो थोरोली डिस्कशन उनका होना चाहिए पार्लियामेंट में जब ये टेबल किया जाए लेजिस्लेशन। अब मुद्दा ये है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं जो इस कमेटी के मेंबर थे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के डेटा प्रिवेसी से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो देखो एक तो सेक्शन 35 है, एक सेक्शन 12 है। ठीक है, जो कि ड्राफ्ट लेजिस्लेशन 2019 का जो ड्राफ्ट रिलीज हुआ था उसमें। तो देखो सेक्शन 35 में तो कुछ ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एक्ट या एजेंसी को एग्जम्प्ट कर सकती है डेटा एक्सेस करने के लिए अगर वो नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट में वो डेटा एक्सेस करे। दैट मीन्स जो डेटा प्रोटेक्शन का प्रोविज़न है उससे छूट मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे कि जी नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें डेटा एक्सेस करना पड़ेगा पब्लिक का। तो एक तो इस मुद्दे को लेकर के सेक्शन 35 को लेकर के डिस्प्यूट रहा कि भाई आप तो नेशनल इंटरेस्ट का नाम ले करके और लोगों के डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे या फिर अपोजिशन पार्टीज़ का जो डेटा उसको एक्सेस करते रहोगे। क्योंकि अभी लेटेस्ट एक जो इशू आया है वो पेगासस स्पाईवेयर वाला है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट, अपोजिशन लीडर्स उन पे उनके स्मार्टफोन, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनको हैक किया गया। राइट, अब सवाल वो भी है कि उस मुद्दे पर भी डिस्कशन होगा जब ये मुद्दा हाईलाइट होगा यहाँ पर पार्लियामेंट में। तो एक तो इस मुद्दे पर आकर के अटक गए अपोजिशन पार्टी वाले। दूसरी इक्वली कंसर्निंग एक और इशू है दैट इज सेक्शन 12 क्लॉज ए सब क्लॉज फर्स्ट। ठीक है, इसमें यह है कि गवर्नमेंट के वही एग्जम्पशन से रिलेटेड ही है कि कोई भी पर्सनल डेटा को अगर कलेक्ट किया जा रहा है और अगर गवर्नमेंट
छूट दे दे तो बिना इंडिविजुअल के अप्रूवल के भी डेटा कलेक्शन करना पॉसिबल है। मतलब कि यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी की अगर बात आए तो अगर गवर्नमेंट को लगे कि जी हमें यहाँ पर डेटा कलेक्शन करने की ज़रूरत है तो वो इंडिविजुअल जिसका डेटा एक्सेस करने की बात करे गवर्नमेंट, तो उस इंडिविजुअल से अप्रूवल लेने की नौबत भी नहीं होगी। तो ये दोनों जो मुद्दे हैं वो गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ना कुछ अथॉरिटी रहेगी। तो अपोजिशन मेंबर्स का यही कहना है और उनका कहना भी सही है कि आप ये ब्लैंकेट एग्जम्पशन दे रहे हो, जो एकदम क्लियर कट छूट दे रहे हो सरकार को, ये अपने आप में एक्चुअल में जो हम मैकेनिज्म बनाने की बात कर रहे हैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए वाकई में एक एडवर्स इम्पैक्ट लेकर के आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो जो कोई भी काम हो, अप्रूवल देना है कि नहीं देना है, सरकार को ये पावर मिलनी चाहिए कि नहीं छूट से संबंधित, तो ये तो देखो प्रॉपर पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बेसिस पे ही होना चाहिए और उसके लिए कंसिडरेबल डिस्कशन होना चाहिए कि भाई क्या रेमिफिकेशन, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, पर एक चीज़ तो क्लियर है कि एडिक्वेट सेफ गार्ड्स, हमारे पास में प्रॉपर सेफ गार्ड्स तो होने चाहिए जिससे कि राइट टू प्रिवेसी हम मैनेज कर सकें। नंबर वन। नंबर टू कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन का कहीं पे मिसयूज ना हो जाए, इसको हमें रोकने की ज़रूरत है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ लाए जाने की बात हो रही है। अब देखो जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उसमें बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस भी है, जैसे कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात कर दी, बट इस कमेटी ने क्या बोला है कि पर्सनल डेटा ही नहीं, नॉन पर्सनल डेटा को भी आप इस एम्बिट में कंसिडर करो। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि कई बार नॉन पर्सनल डेटा का भी यूज़ करके और फिर बाद में जो भी मिसयूज़ करने वाला है, अब्यूज़ करने वाला है डेटा का, उसको हम टैकल कर सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, नहीं तो मिसयूज़ की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिवेसी कंसर्न्स की बात करें तो इसमें मेनली हम पर्सनल डेटा की बात ही करते हैं, पर नॉन पर्सनल डेटा को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसमें ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये बात बोली एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी की अपनी जो रिकमेंडेशन है उसमें। ठीक है, इसके अलावा कमेटी ने फेवर किया है कि डेटा कलेक्शन जो कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर्स के द्वारा किए जा रहे हैं उनको भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंडर में लाए जाने की रिकमेंडेशन दी है। तो यहाँ पर एडिटर सवाल कर रहे हैं भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस ही क्यों? कोई भी इक्विपमेंट, अगर वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसके अंदर अगर डेटा से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है और इंडिविजुअल्स का डेटा अगर कलेक्ट किया जा रहा है तो उसमें डेफिनेटली उसके अंदर एक सेगमेंट होना चाहिए कि जी हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। और ओवरऑल डेटा कलेक्शन से संबंधित जो भी इक्विपमेंट, जो भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जो भी यूज़ कर रहे हो, उन सबको वैसे ही कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। फिर इसके बाद में एडिटर बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, ठीक है, सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक ये मुद्दा बताया जा रहा है। साथ में कमेटी ने सजेशन भी दिए हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, जो कोई भी हैं, जो इंटरमीडियरी की तरह काम भी नहीं करते हैं, उनको पब्लिशर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो सवाल ये है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, आईटी रूल्स अभी 2021 के जो रिलीज हुए थे, ठीक है, तो उनका फिर क्या, उनके प्रोविजन में इनके प्रोविजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पर तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की आपने डेफिनेशन यूज़ की है और यहाँ पर आप सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की बजाय आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हो। ठीक है, साथ में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप कह सकते हो कि इंटरमीडियरी की तरह काम नहीं करते, जैसे फेसबुक और ये जो है फेसबुक की बात कर लो या फिर आप जो भी व्हाट्सएप की, इनकी, ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं। क्योंकि एक जो डेटा क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, उसने अपनी तरफ से कोई पोस्ट तैयार की और वो शेयर कर दी और वो फिर बाद में आगे से आगे शेयर हो रही है उस प्लेटफॉर्म पे, तो वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हो गई वो। पर इसी केस में अगर ये बार बार एक ही प्लेटफॉर्म पे एक न्यूज़ को अलग अलग यूज़र अपने अपने अकाउंट में शेयर ना करें और केवल पब्लिक एक बंदे, मतलब वो जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर केवल एक इन्फॉर्मेशन या एक न्यूज़ आ गई या एक पोस्ट आ गई, वो एक बार यही वो परमानेंट पड़ी है उस पर, तो वो हो जाएगा पब्लिक, ये जो सोशल मीडिया एक तरीके से पब्लिशर उसको कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए कहीं पे आईटी रूल्स के साथ में, एक ये कंसर्न राइज किया जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो डेटा लोकलाइजेशन की तरफ भी मूव करने की बात की जा रही है कि जी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं और वो यहाँ से डेटा कलेक्ट करके अपने यहाँ पर लेके जाती है और वहाँ पर अपने सर्वर्स में स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक, व्हाट्सएप इनकी बात करें तो यूज़र बेस तो इंडिया का है पर वो डेटा स्टोर करती है यूएसए में।
तो इस पर भी सवाल किया जा रहा है। इसमें भी ये किया रिकमेंडेशन है कि भाई डेटा जो है वो यूएसए से या फिर जहाँ पर भी बाहर बड़े बड़े सर्वर्स में इंस्टॉल्ड है उसको इंडिया में लाया जाए और धीरे धीरे उसके लिए मतलब जल्दी से जल्दी, धीरे धीरे नहीं, जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाए इंडिया में, जिससे कि डेटा लोकलाइजेशन इंश्योर की जा सके। ठीक है, ग्रेडेड मैनर में, मतलब धीरे धीरे आप करते जाओ काम और उसके हिसाब से लाते जाओ। और देखने वाली बात यह है कि डेटा की सेंसिटिविटी क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पर एडिटर बोल रहे हैं कि ये डेटा, कौन सा डेटा आप सेंसिटिव कंसिडर करोगे, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये है बात कि देखो, फ्रेमवर्क तो आना जरूरी है, डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और डेटा प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में प्रॉपर आर्किटेक्चर बने, ये भी ज़रूरी है, जिससे कि हमारे यहाँ पर बड़े बड़े सर्वर्स अगर बन जाएंगे तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगी कि हाँ जी, हमें वाकई में जो डेटा हमारे यूजर्स का आउट ऑफ इंडिया स्टोर्ड है उसको इंडिया में लाना पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स अपनी तरफ से एडिटर ने बताए हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हमने देख ली, और कल का जो न्यूज़पेपर का हमारा शाम रात को जो वीडियो डाला था मैंने, उसमें हमने देख लिया था कि किस तरीके से अभी रिकमेंडेशन मेन दी गई है पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं अब। बाकी तो पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद में पता पड़ेगा क्या क्या प्रोविजंस आते हैं एक्ट में। नेक्स्ट आर्टिकल है पैनोप्टिकन सिटी, दैट मीन्स सर्विलियंस सिटी, जो कि निगरानी लगाए रखती है। आर्टिकल को लिखा है अनुष्का जैन, लिखिता एंड मठ महमूदी ने। अब देखो, सवाल यह है कि पेंडेमिक टाइम की बात करें कोविड-19 में, ठीक है, तो हम जैसे ही कोई भी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, कोई भी हमारी फार्मेसी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने के लिए अगर हम निकलते हैं बाहर, तो देखते हैं कि जी बहुत सारे कैमराज इंस्टॉल किए जा चुके हैं सिटी की बहुत सारी स्ट्रीट्स में, और वो लगातार क्लोजली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, फेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जा रही है, ट्रेस किए जा रहे हैं मोमेंट्स को कि कोई भी इंडिविजुअल कहीं से भी निकल रहा है तो उसकी क्या एक्टिविटीज़ और कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ बोलो बहुत ज़्यादा कॉमन थी। फिर थोड़ा आगे निकलते हैं, पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आप अपने चेहरे से मास्क हटाओ, और मास्क हटाओगे तो आपकी चेहरा, फिर वो अपनी फ़ोटो, अपना फ़ोन या टैब निकाल करके फ़ोटो लेते हैं और उस फ़ोटो को अपलोड कर दिया जाता है एक प्लेटफॉर्म पे। तो बोले ये सिचुएशन हमें देखने को मिली हैदराबाद में, ये राइटर्स बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि जैसे मानो कि एक ऐसे वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहाँ पर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस फैली हुई है, और इनजस्ट सोसाइटी में जस्ट सोसाइटी बनाने के चक्कर में इतना कुछ सर्विलियंस करने की नौबत आ रही है सरकार के सामने। तो ये केस स्टडी बताई जा रही है हैदराबाद की कि अभी तक 6 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जा चुके हैं, और लगातार ये नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। अभी ये सारे के सारे जो हैं कैमराज इस तरीके से हैं कि इनको एक इंटीग्रेटेड मैनर में कनेक्ट कर दिया जाएगा। हैदराबाद का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, जहाँ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए टेक्नोलॉजिकल यूज़ किए जाएंगे, और साथ में ये जो लिंकिंग होगी वो रियल टाइम नेटवर्क होगा। रियल टाइम नेटवर्क के बेसिस में मतलब कि जो भी एक्टिविटी स्ट्रीट्स में चल रही है एग्जैक्टली वो की वो स्क्रीन कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो अपने यहाँ पर अपने साथ में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं या जो भी स्टोरेज है उसमें वो वीडियोस की फुटेज स्टोर कर लेंगे, नहीं, वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे शो करते रहेंगे जहाँ जहाँ पर भी वो अब एक्टिव, जहाँ मतलब ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर, जिससे कि हर एक एरिया पे एक सेंटर पर बैठे बैठे पूरी नज़रें गड़ाई जा सके। तो यहाँ पर राइटर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फेशियल रिकग्निशन आप ज़्यादा यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हो। फेशियल रिकग्निशन राइट टू प्रिवेसी के अगेंस्ट में जाएगा कि नहीं? बोले यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है। दैट मीन्स लोगों की प्राइवेट जो खुद का एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी ये इन्वेड कर रही हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारी डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी बहुत सारी बताई जा रही हैं कि जहाँ पर सिविलियंस के साथ में मतलब पूछताछ की जा रही है, उनसे बहुत ज़्यादा तलाशी की जा रही है, और पुलिस जो है वो लगातार कोशिशें कर रही है लोगों को रोकने की, उनके फ़ोटोग्राफ्स ले रही हैं, और बिना कोई कारण बताएं। अगर सिटीजन पूछ भी रहे हैं ना कि भाई आप हमारी फ़ोटो क्यों ले रहे हो, तो कोई कारण नहीं बताया जा रहा है उनको। साथ में इंटीग्रेटेड पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर, ठीक है, बंजारा हिल्स है हैदराबाद में, बोलो वहाँ पर 800 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग अभी तक लग चुकी है। जो टैक्स पेयर्स का पैसा है बोला इस तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात है कि जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि अभी सॉर्टेड नहीं है, जबकि दूसरी तरफ सर्विलियंस ज़्यादा की जा रही है। वही है सर्विलियंस स्टेट, कि लगातार नज़रें गड़ा करके बैठा है और अपने सिटीजन्स की एक्टिविटी पे स्टेट जो है वो नज़रें लगा करके इसलिए रख रहा है कि उसको डर है कि कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसके साथ में
आप जो पुलिसिंग का जो मेथड है, जिसमें आप किसी भी इंडिविजुअल का फेशियल रिकॉग्निशन करवाना चाह रहे हो, फोटो लेना चाह रहे हो और उसको कारण भी नहीं बता रहे हो, तो वो तो अपने आप में टेक्नोलॉजी के थ्रू आप किसी ना किसी को, आप की प्रिवेसी को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। इसके आगे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें हर एक इंडिविजुअल के फेस की कुछ आप कह सकते हो डिस्टिंक्ट फीचर, कि हाँ नाक कैसा है, आँख कैसी है, वो सारी चीज़ें, या फिर आप कह सकते हो कि एक बायोमेट्रिक मैप बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। कि फ़ोटो ले ली, फ़ोटो लेने के बाद में हैदराबाद सिटी का मैप तैयार कर लिया कि हाँ जी ये बंदा इस घर से निकला था, तो वहीं पर उसका लोकेशन कर दिया। वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ये काम आएगा, नो डाउट, पर इंडिविजुअल्स को अगर आप उनकी डेटा या कोई भी आप इंफॉर्मेशन उनसे ले रहे हो, तो कम से कम कारण तो बताओ उनको, है कि नहीं, जिससे कि वो लोग भी ये समझे कि हाँ हाँ हमारे से कंसेंट लिया हमारी इन्फॉर्मेशन लेने से पहले। ठीक है, अब मिलियंस ऑफ इमेजेस ली जाएंगी और उनको फिर बाद में इकट्ठा करके और बाद में अपलोड कर दिया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म का फिर बाद में कोई भी क्राइम या कोई भी ऐसा आप कह सकते हो इनजस्ट कंडक्ट होगा, तो उसको ट्रेस करने में, ट्रैक करने में यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे में कंसेंट के बिना यूज़ करना एक तो बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर राइटर्स के द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई इंडिया में पहली बार यूज़ हो रही है। इसके पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यूज़ कर लिया, पर इसके बाद में जब प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती दिखी तो बेल्जियम और लग्जमबर्ग ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से बिल्कुल सॉरी बैन कर दिया है, बिल्कुल। ओके, फिर इसके बाद में आप देखो यूरोपियन यूनियन में भी अभी बहुत सारी कोशिशें चल रही है कि जी इस तरीके के लेजिस्लेशन को प्रॉपरली बनाया जाए जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव बैन किया जा सके फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को। और यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत सारी सिटीज़ ने इस तरीके की स्टेट लेवल बैन इम्पोज कर दिए हैं। वैसे तो वहाँ पर फेडरल लॉ तो नहीं है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के अगेंस्ट में, पर हाँ यूएसए के स्टेट्स में अलग अलग सिटीज़ में वहाँ पर इस तरीके के लॉज आ रहे हैं। 200 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबली फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को या फिर बायोमेट्रिक सर्विलियंस टेक्नोलॉजीज को बैन करने के लिए काम कर रहे हैं। बायोमेट्रिक का मतलब हो गया हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फिंगरप्रिंट हो गई या फिर हमारी आप आइरिस स्कैन हो गया, ठीक है, या हमारा फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, ये सारी चीज़ें बायोमेट्रिक में आ जाती हैं। तो बोले इन सारी चीज़ों को मतलब इस तरीके से रोकने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे ऑप्शंस या फिर एग्जांपल्स अवेलेबल है जहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को रोकने की बात की गई है और रोका गया है। उसके बावजूद इंडिया में ये इतना पैसा खर्च करना बोलो बहुत ज़्यादा ही गलत डिसीजन यहाँ पे एक तरीके से कंसिडर किया जा रहा है राइटर्स के द्वारा। फिर बाद में ये बोल रहे हैं, बोले फेसबुक ने खुद ने अभी अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि वो फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स को है वो बंद करने वाली है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि इतना कुछ हो रहा है उसके बावजूद भी हैदराबाद पुलिस है वो लगातार डेंजरस और इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय कर रही है और लोगों की निगरानी करने पे लगी हुई है। देखो इंडिया में अगर देखें तो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्रिंजमेंट ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है कि लगातार टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज़ करो, और वहाँ पर एक ह्यूमन राइट जिसका हम एक मुद्दा बार बार याद कर रहे हैं, दैट इज़ राइट टू प्रिवेसी। बोले इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जो कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट कंसिडर कर दिया है। उसके बावजूद आप इस तरीके से प्रिवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होने दे सकते हो। ठीक है, इसके आगे कोई लीगल फ्रेमवर्क कभी है नहीं। जैसे हमने अभी बात की डेटा प्रोटेक्शन लॉ की, जो अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो अभी तक भी 2 साल से पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में उसके ऊपर केवल डिबेट डिस्कशन ही हो रहे हैं, अब जाकर के वो कुछ फाइनलाइज होने का लग रहा है। तो उस केस में जब तक कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है तब तक तो आप कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ मत करो लोगों की प्रिवेसी को। ठीक है, अब डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा को गवर्न करना, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको मैनेज करना, उसमें अगर आप पब्लिक स्पेसेस से इन्फॉर्मेशन ऐसे ही लोगे और बिना इंडिविजुअल की कंसेंट, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि उनकी कौन सी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है और वो भी स्टेट के द्वारा, तो ये बोले बहुत ज़्यादा ही इन्फ्रिंजमेंट है अपने आप में राइट टू प्रिवेसी के अगेंस्ट में, राइट। इसके अलावा पुलिस है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो लगातार इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगी अनचेक्ड मैनर में। ठीक है, तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है राइट टू प्रिवेसी को। इसके अलावा वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनके प्रोटेक्शन का नाम लेकर के इनकी आड़ में आप इस तरीके से
कॉम्प्रोमाइज़ करोगे अगर लोगों के ह्यूमन राइट्स को, और उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, और उसमें भी आप देखो इतना रुपया लगा रहे हो, जैसे 800 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट बताया ना बंजारा हिल्स वाला जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें, तो बोले यहाँ पर आप लोगों के पैसे को, पब्लिक फंड्स हैं उसको स्क्वेंडर कर रहे हो। स्क्वेंडर का मतलब हो गया कि बहुत ही गलत तरीके से आप उसको वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे सेफ सिटी, स्मार्ट सिटी, निर्भया फंड, बोले इन फंड्स का जो है वो लगातार इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में किया जा रहा है, पर यहाँ पर जो मुद्दा है वो मेन है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। उनको प्रोटेक्ट करना भी तो ज़रूरी है। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाह रहे हो तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ तो मत होने दो कम से कम। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि जिस तरीके से सर्विलियंस पुलिसिंग हो रही है हैदराबाद में, ये अपने आप में ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट्स को इसी तरीके से एनकरेजमेंट मिलेगा। हैदराबाद में अगर एक रोल मॉडल बनता है तो बाकी दूसरे स्टेट्स में, दूसरी सिटीज़ में भी इसी तरीके से होने लग गया तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देगा एक इंडिविजुअल के लिए। तो आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने वाली जो भी डेंजरस और कह सकते हैं ना इन्वेडिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको बैन करना चाहिए, ये यहाँ पर बात बोली जा रही है। तो राइट टू प्रिवेसी के साथ साथ में एक चीज़ और ये ऐड हो जाएगी आपके साथ में, क्योंकि पेगासस स्पाईवेयर वाला जो मुद्दा है ना वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि भाई आप दूसरे से, मतलब जिस बंदे का आप फ़ोन हैक कर रहे हो, पहले चीज़ तो आप ये बताओ कि जी आपके पास में राइट क्या है, क्यों आपने हैक किया, उसके पीछे आपके पीछे में कुछ पास में कुछ एविडेंसेस तो होने ही चाहिए ना। और आपने अगर हैकिंग कर भी ली तो उस डेटा का आप क्या यूज़ कर रहे हो वो भी तो बताओ, राइट। तो इस तरीके से ये राइटर्स का कंसर्न है, वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मैक्सिमम सपोर्ट पॉलिसी। इस आर्टिकल को देखो लिखा गया है AR वैश्वी। देखो मुद्दा तो आपको पता ही है कि अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी तरफ से सक्सेस गेन की है जब से ये 3 फार्म लॉज को विड्रॉ करने की बात की गई है, और अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा ये कहता है कि हम हमारे प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि कल ही हमने एक्सप्लेन पेज पे देखा था कि 6 डिमांड और रखी गई है इनके द्वारा सरकार के सामने कि ये 6 डिमांड्स आप पूरी करो, और उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि MSP को लीगलाइज करना। ठीक है, तो राइटर जो हैं वो यहाँ पर बोल रही हैं कि MSP जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसकी शुरुआत ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से हो गई थी। ठीक है ना, जिससे कि किसानों की जो भी लागत आए उस लागत के हिसाब से जो भी प्रोड्यूस उनका है उसको थोड़े ज़्यादा पैसे में बिकवा दें तो किसान को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और वो एनकरेज फील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए। पर राइटर यहाँ पर बोल रही हैं कि अभी सिचुएशन बदल चुकी है, हमें थोड़ा और डिफरेंट मैनर में काम करने की ज़रूरत है। अब वोट बैंक के लिए हमें मैनिपुलेट नहीं करने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं कि जब इलेक्शन आ गए, इलेक्शन से पहले आप वोट बैंक के लिए डिमांड कर रहे हो कि आपका जो लोन है हम वो माफ़ कर देंगे, आपको बिजली पे इतनी सब्सिडी दे देंगे। बोला अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब टाइम बदल चुका है। ज़रूरत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या सब्सिडीज़ की बजाय मैक्सिमम सपोर्ट पॉलिसी की। अब वो कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम टू द पॉइंट बात करेंगे। नंबर 1 तो ये है कि जी सब्सटेंशियल फेज़ आउट करो आप, सब्सटेंशियल या फिर फेज़ आउट करो धीरे धीरे जो ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडल है। दैट मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो एग्रीकल्चर में सब्सिडीज़ देने की बात की गई थी ना, जो आज भी चल रही है, उन सब्सिडीज़ को आप करो बंद। ठीक है, क्योंकि इन सब्सिडीज़ में आप इंडस्ट्रियल केमिकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हो। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर्स का इनका यूज़ होना, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना, वो सारी चीज़ें। तो बोले एक तो सब्सिडीज़ को आप हटा दो, बिल्कुल हटा दो, धीरे धीरे फेज्ड मैनर में हटाते हटाते बिल्कुल हटा दो, और फोकस रखो अपना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसकी गवर्नमेंट बात भी कर रही है। और अभी रिसेंट जो एड्रेस हुआ है 19 नवंबर को, जब ये विड्रॉल किया गया है, विड्रॉल के लिए अनाउंसमेंट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि हाँ भाई तीनों लॉज को हम विड्रॉ कर लेंगे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट की बात की जिसको बोला जा रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो इसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। पर एक चीज़ और, इसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कैसे कि अगर आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हो तो आपको इंडिया की जो डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कल्चरल जोन है इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डाइवर्स का मतलब बहुत ज़्यादा एरियाज में जोग्राफिकल वेरिएशन है हमारे, जिसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ में एग्रो क्लाइमेटिक, दैट मीन्स कौन सी क्लाइमेटिक सिचुएशन में कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अच्छी रहेंगी वो, और साथ में अलग अलग एरिया की अलग अलग कल्चर्स, इन सभी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, डाइवर्सिफाइड मैनर में हमें पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है।
इसका मतलब ये हो गया कि आप वन साइज फिट्स ऑल वाली कॉन्सेप्ट पे काम ना करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी और वो एज इट इज़ सारे के सारे एग्रो क्लाइमेटिक कल्चरल जोन्स में अप्लाई कर दिया सेम। नहीं, आपको सस्टेनेबल एग्रोकल्चर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। इसमें क्या किया जाए कि भाई जो भी जोग्राफिकल क्लाइमेटिक सिचुएशन है, कल्चरल सिचुएशन है, उनको अंडरस्टैंड करो और उसके हिसाब से वहाँ की प्लानिंग करो। दैट मीन्स बॉटम अप अप्रोच पे काम करो। वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनको आप इंक्लूड करो। साथ में जिस एरिया में सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल बॉन्डेड लेबर अभी तक भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, टेनेंसी अभी तक भी ख़त्म नहीं हो पा रही है, तो इस केस में इनको भी ख़त्म करना है हमें। हमारे यहाँ पर सोशल इश्यूज़ को भी हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या किया जाए, एक प्रॉपर कंसल्टेशन होना चाहिए। तो एक तो ऑप्शन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब्सिडीज़ को स्क्रैप करो और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए। फिर आगे सजेशन कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमारे यहाँ पर बहुत हैं, ठीक है। अभी लैंड होल्डिंग साइज है कितनी चल रही है, अगर एवरेज निकाला जाए तो 0.9 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर भी ज़मीन एक पूरे हाउस होल्ड के अंडर में नहीं आती अगर एवरेज निकाला जाए तो 0.9 हेक्टेयर आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके लिए भी हमें एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर करना ज़रूरी है। रिसोर्सेज में मेन आ जाता है एक तो ज़मीन और एक पानी, ये दो चीज़ें। तो इनका इक्विटेबल का मतलब कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल लोन की रिक्वायरमेंट है तो क्रेडिट आप सस्ते में अवेल कराओ और इन फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करो, जैसे कि इरिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट हो या फिर जो कोई भी काम हमें करने हो या फिर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी के चलते हैं जो भी सॉइल को नुकसान हो रहा है, सॉइल को उसकी फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए हमें सपोर्ट देना चाहिए, लोन मॉरेटोरियम देना चाहिए जिससे कि उनको प्रॉब्लम नहीं आए। वही चीज़ है जी कि पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को एक बार छोड़ो और साथ में आप जो टारगेट हो, मॉरेटोरियम का मतलब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जी आप जो भी काम कर रहे हो जिनमें आप पॉपुलिस्ट पॉलिसी मतलब वोट बैंक को सेव करने के लिए आप जो कोई भी कर रहे हो ना, उसके बजाय आप रिस्टोरेटिव एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करो, जैसे कि सॉइल रीस्टोर हो सके, अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर सके, या फिर ऐसे हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस का यूज़ कर सके जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म ना हो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के चलते। वाटर रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करनी ज़रूरी है। एग्रो बायोडाइवर्सिटी को हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है। सीड को सस्ते में और अच्छी क्वालिटी के सीड्स अवेल कराने चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव कर सकें, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करती हुई और अडॉप्ट करती हुई काम करें। दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है तो हम इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके आगे कलेक्टिवाइजेशन पे काम किया जा सकता है। जैसे छोटे छोटे ज़मीनें हैं हमारे फार्मर्स के पास में, तो उनको कहा जाए कि भाई आप सब लोग साथ में अपनी आसपास की ज़मीनें हैं उनको जोड़ कर एक बड़ा खेत बनाओ, जिससे कि रिसोर्स कलेक्टिवाइजेशन हो गया। साथ में वो सब लोग साथ में बैठ कर के काम करेंगे तो लेबर भी एक साथ हो जाएगी, लेबर की भी कमी नहीं आएगी, स्किल्स की डेवलपमेंट भी हो जाए और नॉलेज की कमी भी नहीं आए। इससे क्या होगा कि आप प्रोडक्शन कॉस्टिंग है वो रिड्यूस कर पाओगे और जो बार्गेनिंग पावर है ना एक किसान की वो अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि इसमें तो डाउट नहीं है कि मार्केट इकोनॉमी से डील करना तो ज़रूरी होगा अगर किसानों को वाकई में प्रोग्रेस करनी है। तो वैसे तो ये 3 फार्म लॉज यही चीज़ प्रमोट कर रहे थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की थी एक लॉ में, तो और एक लॉ में हमने बात की थी कि जी एपीएमसी मंडीज़ के बाहर जाकर के प्राइवेट एंटिटीज़ को भी वो बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो सवाल यहाँ पर ये इसका मतलब मेन जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये कि फार्मर्स को हमें स्ट्रेंथन करना होगा और उसके लिए वो कलेक्टिवली अगर काम करेंगे तो उसका फ़ायदा बहुत मिल जाएगा उनको, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉफिट मेकिंग है उसको हमें थोड़ा सा चैनलाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जो बिचौलिए हैं उनका भी ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए इसमें, सीधा वो डील कर सके फार्मर्स अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट को और गेन को इंक्लूड करने के लिए। इसके अलावा डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहिए, दैट मीन्स लोगों का पार्टिसिपेशन प्रॉपर होना चाहिए एग्रीकल्चर प्लानिंग में। ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। साथ में जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो उनमें इकोलॉजी को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, वही एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन की हमने बात कर ली। इसके अलावा लोकल कलेक्शन होना चाहिए प्रॉपर। अब देखो होता क्या है हमारे यहाँ पर
कि खेत हैं गाँव में, और गाँव से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो शहरों में आता है, फिर उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग होती है और कलेक्शन होता है वो शहरों में। मंडियाँ भी शहरों में खुली हुई हैं, तो लोकली कलेक्ट करने की व्यवस्था कर दो ना, जिससे कि उनको परेशानी भी ना हो। लोकल कलेक्शन और लोकली डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर हो जाएगा तो उससे माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम भी खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी भुखमरी और कुपोषण के शिकार बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी औरतें हैं। तो इस चीज़ में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा न्यू सीड पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोकल सीड बैंक की भी डेवलप कर सकें और फार्मर्स को अच्छे सीड और अच्छी सीड इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए एनकरेज कर सकें। इससे एक और फायदा हो जाएगा कि जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि गाँव में ही खेती हो रही है। गाँव में ही अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप अगर कर देंगे, प्रोसेसिंग सेंटर्स अगर डेवलप कर देंगे, तो गाँव के लोग क्यों रोजगार के लिए शहरों में जाएंगे, है कि नहीं। तो एक तरफ तो रूरल सोसाइटी है जो कि एग्रेरियन है, दूसरी तरफ अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा एक मुद्दा है वो माइग्रेशन का, और उस माइग्रेशन को हम टैकल कर सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और जो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं उनको डेवलप करवा करके। ठीक है, इससे क्या होगा, गाँव में रोजगार मिल जाएगा और माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। और इसी से फिर बाद में गांव में हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनकी फैसिलिटी भी डेवलप हो जाएगी, तो अच्छी खासी ज़िंदगी जीने का तरीका भी हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जा सकता है, जो पंचायत हैं, आंगनवाड़ी है, स्कूल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इनको अर्जेंटली हमें रिफॉर्म्स में लाना चाहिए। यहाँ पर ब्यूरोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा ना चले। ऐसा नहीं कि भाई कुछ लोग हैं जिन लोगों की पकड़ अच्छी खासी है उनके तो सारी बातें सुनी जा रही है, बाकी जिन लोगों की पकड़ अच्छी नहीं है इन इंस्टीट्यूशंस में उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में डी ब्यूरोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि सिटीजन्स, गांव के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी गांव में ही हो जाए। और एक जो पॉलिसी प्रोसेस है जिसमें बेंडेड फॉर्म में, बेंडेड का मतलब हो गया कि जी घाव हो गया तो अभी नॉर्मल शॉर्ट टर्म में तो दिमाग लगा लिया, उसको सॉर्ट आउट कर दिया, बट हमें ज़रूरत है कि जो भी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटीज़ में, जो भी डिसएडवांटेजेस हमारे यहाँ पर रूरल एग्रेरियन सोसाइटीज़ में चल रहे हैं, उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। चाहे फिर वो कास्ट के नाम पर हो, चाहे एथनिसिटी, चाहे जेंडर, चाहे फिर क्लास इनइक्वालिटी, इनको भी हमें साथ में एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखें तो करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, जो भी अभी हम पॉलिटिक्स में एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, उसमें कल्चर और हेरिटेज को इन्वोक करने की ज़रूरत है। कैसे, देखो हमारी कल्चर कैसी रही हुई है, अगर हम उसको इग्नोर करते हुए पॉलिसी बनाते चले जाएंगे तो मुश्किलें पैदा हमेशा होती रहेंगी। तो इसके लिए क्या किया जाए, एक नॉलेज बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन कोई अभी की तो है नहीं, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और हमारे यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल गैप्स भी बहुत सारे हैं। तो कहीं हम बाहर से लाया हुआ, मान लो अमेरिका में कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की गई और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ अमेरिकन सोसाइटी को, तो उस चीज़ को हम एज इट इज़ ला करके इंस्टॉल करेंगे तो वो ठीक बात नहीं होगी। एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर को हम, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को हम यहाँ पर इंडिया में ला करके एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दे तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की कल्चर डिफरेंट है। हमें हमारे यहाँ पर कल्चर और सोसाइटी के नॉलेज को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। तभी तो बोला ना इन्होंने कि भाई हमें मैक्सिमम पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि नॉलेज हेरिटेज का यूज़ किया जाए, कास्ट बेस्ड या सोशल सिस्टम है, या फिर जो भी हमारे पास में डाइवर्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करने की ज़रूरत है। और यही चीज़ लास्ट में बताया जा रहा है, मैक्सिमम सपोर्ट पॉलिसी की ज़रूरत है, ना कि एमएसपी की। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक पॉइंट और है कि भाई हमारे जो एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, इन लोगों को हम रिक्वेस्ट करें, इन लोगों को हम कॉन्फिडेंस में ले कि भाई अभी ये जो रिपील किया जा रहा है तीनों लॉज को कमिंग विंटर सेशन में, तो केवल रिपील करने के लिए वोट मत करो, आप ये प्रोग्रेसिव मैनर में काम करने के लिए भी वहाँ पर डिबेट करो, मुद्दों को उठाओ कि हाँ, कि फार्म लॉज, देखो ये चीज़ इसमें डाउट नहीं है, फार्म लॉज ये तीनों थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, पर वही चीज़ है कि प्रॉपर कंसल्टेशन ना करना, स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट ना होना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना, अगर पार्लियामेंट में प्रॉपर ऑपोजिशन पार्टीज़ के साथ में डिस्कशन होया हुआ होता, तो पार्लियामेंट में जब ऑपोजिशन पार्टी कॉन्फिडेंस में रहती तो शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जितना कि विड्रॉ करने का इशू बन गया। ठीक है, खैर ये अलग कंटेक्स्ट है, ये पॉलिटिक्स आ गई। मुद्दा हमारे लिए यही है कि एमपीज़ को हमारे लिए सोचने की ज़रूरत है, हमारे फार्मर्स के लिए सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वही रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ही काम कर रहे हैं। राइट, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल, क्वालिटी ऑफ डेथ। इस आर्टिकल को देखो हरमाला गुप्ता ने लिखा है। यहाँ पर एक एनेक्डोट बता रहे हैं कि मेरे एक दोस्त जो कि यूएसए में डॉक्टर हैं,
उनका मेरे पास में कॉल आता है और वो बताते हैं कि मेरी माँ की अभी एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का मतलब वो गिर गई थी, गिरने की वजह से उनके एक तो स्ट्रोक आ गया ब्रेन में और उनकी स्पाइन में भी फ्रैक्चर आ गया। फिर उसके बाद में उनकी माँ की एज बता रही है ये 81 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारे सर्जन और इतने सारे लोग एक साथ काम करने लग गए उनको बचाने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए, कि बस पूछो मत। अब ये बात सुनने में तो अच्छी लग रही है कि जी हाँ, डॉक्टर्स का तो काम ही यही है कि हाँ कैसे भी करके बचाया जाए। पर एक बार उम्र देखो, 81 ईयर्स ओल्ड, ब्रेन स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक का मतलब ब्रेन में आता है पूरा, ठीक है, अटैक, और फ्रैक्चर भी है स्पाइन में। इसका मतलब एक तरीके से कॉमा जैसी सिचुएशन बन चुकी है ये। अब सवाल ये है कि 81 ईयर्स ओल्ड लेडी को आप अगर ऑपरेट करोगे तो क्या सिचुएशन निकलेगी? बहुत बुरी परिस्थिति बन जाएगी। कहाँ पर उनकी बॉडी रिकवर कर पाएगी? तो यहाँ पर मुद्दा आ जाता है पैलिएटिव केयर का। पैलिएटिव केयर एक कॉन्सेप्ट है जो कि 1990s में आया और WHO ने पैलिएटिव केयर की एक डेफिनेशन दे रखी है। उस डेफिनेशन को अगर समझें तो उस डेफिनेशन को हम पढ़ें तो ये है द एक्टिव टोटल केयर ऑफ द पेशेंट हुज डिजीज इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। दैट मीन्स आपने अगर कोई भी बीमारी के लिए, कोई भी परिस्थिति से अगर कोई पेशेंट निकल रहा है और उस बीमारी के लिए आपने उस पर्टिकुलर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपने जो भी दवाइयाँ दी हैं या जो भी ट्रीटमेंट दिया है उसका उनकी बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में उनके दर्द को कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल आप केवल सिम्टम्स पे काम करो कि हाँ जी परिस्थिति, दर्द को कंट्रोल करना है, ठीक है, अदर देन सिम्टम्स। तो आप उस दर्द कैसे हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल हो सकते हैं कि कितने ट्रॉमा से, मेंटल ट्रॉमा से। देखो सीधी सी बात है, हमारे भी जब कभी पेट में ही दर्द हो, चाहे सर दर्द हो, तो कैसे हम एक स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार आज का दिन खराब हो गया, पेट खराब हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, पढ़ेंगे कैसे, आगे कितना इशू आएगा। जब एक छोटा सा एक ऐसा इवेंट आ गया उसकी वजह से हम मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं या टेंशन ले लेते हैं कि अरे यार कल तो एग्जाम है, मैं पढ़ ही नहीं पाया। कल परसों का एक केस बताता हूँ। एक स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आता है कि सर मेरे पास, मैंने 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी अच्छे से, पर उसके बावजूद मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं कैसे जैसे करके मैनेज कर पाई, पर मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई ना, तब तक मेरा हाल ये था कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ, पर फिर भी मैं एग्ज़ाम देने गई और मेरे स्कोर समथिंग 76 मार्क्स ऐसे कुछ बता रही थी, 70 to 76 मार्क्स समथिंग। और कट ऑफ थी उस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर बात करें तो 84 के लगभग कट ऑफ थी उसकी, नहीं 79 के लगभग कट ऑफ थी और उसके 70 से प्लस स्कोर हो रहा था। तो वो मतलब एकदम बिल्कुल ब्रेक डाउन थी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो उस केस में आप देखो कि बीमारी के चलते कितनी ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं। तभी तो बोलते हैं ना, पहला सुख तो निरोगी काया है। खैर अब आ जाओ वापस केस पे हमारे पे, कि जब इंडिविजुअल की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ट्रीटमेंट ही काम नहीं कर रहा है, तो उन लोगों को फिर ज़रूरत होती है पैलिएटिव केयर की। दैट मीन्स कि जितना अच्छे से अच्छे उनकी ज़िंदगी बीत सकती है उनको वो फैसिलिटी देने की ज़रूरत है, एक तो पेशेंट को और एक उनकी फैमिलीज़ को। क्योंकि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो रिकवर तो नहीं हो पाएंगे, पर उनके दर्द को, उनके साइकोलॉजिकल स्टेट को, सोशल स्टेटस, सोसाइटी में जो कितनी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, वो जो उनकी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को फिर ध्यान में रखते हुए हमें उनको केयर देने की ज़रूरत है। और उसको हम बोलेंगे पैलिएटिव केयर। कि भाई अगर किसी के हाल इतने हो चुके हैं, मैं सीधा बोलूँ टर्मिनली इल हो चुके हैं, दैट मीन्स अब उनको बचाना मुश्किल है, अब वो आगे दिन बर दिन उनकी परिस्थिति बिगड़ती ही चली जाएगी, तो उस केस में उनको और उनके परिवार को एक कहते हैं ना कि मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। या फिर जो सिम्टम्स हैं उनको हल्का हल्का ट्रीट कर दो, या फिर वो पीसफुली अगर मरना चाहते हैं तो उनको उस टाइम पर उनकी कंडीशन देखो, 81 ईयर्स का केस स्टडी लिया है यहाँ पे, तो उस केस में आप क्या ट्रीटमेंट दोगे अब उनको? क्या उनकी बॉडी हैंडल भी कर पाएगी? पता पड़ा कि आपने काट पीट करके ट्रीटमेंट दे भी दिया, तो उसके बाद में क्या उनकी बॉडी हील कर पाएगी खुद को? वो जो घाव दिया है वो घाव ही नहीं भर पाएगा। तो उस केस में केवल और केवल एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत है पैलिएटिव केयर की। और ये पैलिएटिव केयर जो है वो इंडिया में ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल नहीं है, और यही चीज़ मेन कंसर्न यहाँ पर राइज कर रही हैं राइटर, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो पैलिएटिव केयर जो है ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में कहीं पे अवेलेबल नहीं है। जो पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, जो मेडिकल पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, केवल वो इतना सा ध्यान रखते हैं कि जी हमारा काम है ट्रीटमेंट देना। वो ये नहीं देखते कि जी क्या करना चाहिए एक पेशेंट जो कि बहुत ही बुरे तरीके से बीमार है, उसको कम से कम आप एक
एक कहते हैं ना ढांढस बनाना कि हाँ भाई तू ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चलने दो, आप सही हो, कोई इशू नहीं है। जब उनका कोई इलाज ही नहीं है और वो चाहते भी यही है पेशेंट कि भाई मेरे ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो प्लीज़, मुझे मेरे हिसाब से रहने दो, और ऐसा होता है एक उम्र के बाद में, तो बोले सेंसिटिव प्रैक्टिशनर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक गुड लिसनर होने की भी ज़रूरत है और एक गुड कम्युनिकेटर होने की भी ज़रूरत है, जिससे कि वो अपने साथ वाले लोगों के साथ में प्रॉपरली कम्युनिकेट करके बता दे कि देखो ये पेशेंट इस कंडीशन में है, रिकवरी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें अब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना इन पे, और उल्टा इनकी फैमिली को और इनको जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है हमें वो सपोर्ट देना है। ठीक है, तो ऐसे में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस देखो इंडिया में बहुत फैल रही हैं, और अगर करंट सिचुएशन देखें तो कैंसर के मरीजों की संख्या हमारे यहाँ पर 30 लाख के लगभग है, उससे ज़्यादा है, और जो कि आने वाले टाइम पे बढ़ती ही चली जाएगी। तो कैंसर का तो ऐसा है मामला कि जी अपना असर दिखाता है तो उसको शुरुआत में तो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और फिर उसके बाद में जब एकदम से धमाकेदार स्टेज पे वो पहुंच जाता है, मतलब आप कहते हो कि मेच्योर स्टेज पे अगर कैंसर पहुंच गया तो उसके बाद में रिकवरी होना तो बिल्कुल ना के बराबर होता है, और फिर बाद में धीरे धीरे बॉडी डिक्लाइन करती है, और चांसेस तो ये हैं कि कुछ तो ऐसे बंदे हैं जो कि कैंसर के पीड़ित हैं, उनकी डेथ 1 से 2 सालों के अंदर हो जाती है, एक बार कैंसर डिटेक्ट होने के अंदर अंदर। तो वहाँ पर ज़रूरत है कोई प्रिवेंशन की, कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं चाहिए उनको, उनको केवल और केवल पैलिएटिव सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को शांति से और एक पीसफुल मैनर में ख़त्म कर सकें। ठीक है, यही मेन मुद्दा है, राइटर इसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हैं बोल बोल करके। ठीक है, हमें पैलिएटिव केयर को सिम्टोमेटिक केयर नाम दे देना चाहिए अभी, क्योंकि पैलिएटिव केयर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है। सिम्टोमेटिक का मतलब कि भाई किसी का सर दर्द हो रहा है, पता है कि सर दर्द क्यों हो रहा है, कि भाई उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, बड़ी भारी प्रॉब्लम है, पर उसका सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द की दवाई दे दो, जिससे कि कम से कम साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत तो पीसफुली वो शांति से लेट सके, वो पेन किलर दे दो उसको। वहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें कि जी अभी सर दर्द की टेबलेट देने के लिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं देना है। अब डॉक्टर को ये समझना चाहिए ना कि जी भाई स्टेज ही बिल्कुल एंड आ चुका है, तो उस केस में कम से कम पीसफुली, पेन तो कम से कम उनके ना हो, ऐसी ज़िंदगी तो उनको दी जानी चाहिए। बस वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ये जो राइटर हैं ये कैन सपोर्ट्स करके एक प्रोग्राम चल रहा है, उसी से एसोसिएटेड है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि हमने बहुत कोशिशें की है कि पैलिएटिव केयर को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखो मेडिसिन जो है वो है तो साइंस, पर यहाँ पर एक आर्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पर आप इमोशनली अंडरस्टैंड करोगे सिचुएशन को देखते हुए, और फिर बाद में ऐसा नहीं कि भाई सर दर्द हो रहा है तो क्या होना चाहिए क्या नहीं, उस टाइम पर एक बहुत सोचा समझा डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि उस पेशेंट को और उसकी फैमिली को परेशानी ना हो। ठीक है, यही चीज़ है एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब एक इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल लास्ट में चल रही है, एंड टाइम में चल रहा है, तो वहाँ पर एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए हमें पैलिएटिव केयर देने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या है कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, ड्रग्स की जो रेगुलेशन है वो कुछ ऐसे हैं कि मान लो किसी को ओपियोइड ड्रग कंज्यूम करवा करके उसको थोड़ा सा शांत किया जा सकता है। जैसे हम स्टेरॉइड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड है, या फिर जो भी ड्रग्स हम देते हैं जिससे कि बेहोशी आ जाए, एक बार बेहोशी आ जाए या फिर दिमाग को फील ना हो दर्द, तो उन चीज़ों को रोकना नहीं चाहिए। जब मुद्दा ही आप कह सकते हो ये टर्मिनल इलनेस का आ गया कि जी अब तो रिकवरी हो ही नहीं सकती। जैसे कि एक आपने मूवी देखी हो, गुजारिश मूवी है ऋतिक रोशन की, उस मूवी में वो बिल्कुल टर्मिनली इल, तो क्या मतलब पूरी बॉडी हैंडीकैप्ड है उसकी, एकदम कुछ भी काम नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कोमा में पैरालाइज्ड है, राइट। फिर वो डिमांड करता है कि भाई मेरे को यूथेनेशिया दे दो। यूथेनेशिया का मुद्दा बहुत हाईलाइट रहा था। एक केरला की एक नर्स थी जिनके साथ में रेप का केस हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना। उनका मतलब रेप केस था, फिर उसके बाद में वो इसी तरीके से पैरालाइज हो जाती है उनकी बॉडी, फिर वो कितने ही सालों तक हॉस्पिटलाइज रहती हैं, डिमांड करती हैं कि जी मेरे को यूथेनेशिया दे दो, मुझे कैसे भी करके एक डिग्निफाइड मतलब मौत चाहिए, डिग्निटी वाली मतलब मेरी ज़िंदगी का अंत चाहिए। पर फिर कोर्ट डिनाई करते रहते फिर उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है इस गुजारिश मूवी में। आप कभी देखा हो आपने तो ठीक है, नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देखना आप इस मूवी को, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ट्रॉमा होता है एक इंडिविजुअल जब फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है किसी भी वजह से। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये तो हेल्थ से रिलेटेड मुद्दा था। लास्ट आर्टिकल है प्रिंस एट आईआईटी, ये मैं शुरुआत में समराइज करना भूल गया था। देखो
अभी एक आईआईटी का स्टूडेंट जिसका नाम है प्रिंस, जो कि दलित है, उस 17 साल का बंदा है ना, तो इन्होंने पेमेंट कर दिया अपनी, जो भी आईआईटी बॉम्बे की सीट उनको अलोकेट हुई थी उसके लिए फ़ी पेमेंट कर दिया, बट कुछ पेमेंट ग्लिचेस के चलते हैं उनका पेमेंट अटक गया। अब ये बंदा दलित स्टूडेंट है जो कि पैसे वाली फैमिली से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करता है। इस केस में क्या हो गया कि इनके पेमेंट अटकने की वजह से और जो लास्ट डेट थी वो निकल गई और ये पेमेंट नहीं कर पाए प्रॉपरली अपनी सीट के लिए। तो हुआ क्या, आईआईटी बॉम्बे ने इनकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी, बोला आपको अलोकेट नहीं होगी ये सीट। मुद्दा पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस की जा रही है कि अगर फॉल्ट स्टूडेंट का नहीं है, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर उसका पेमेंट रुक गया, तो उस केस में आपको इसके लिए सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा जो है, ये बैकग्राउंड उसका रूरल बैकग्राउंड है और ये शहरों में रहने वाले माँ बापों की तरह 5-5, 6-6 क्रेडिट कार्ड रखने वाले पेरेंट्स में से नहीं है। इसके पास में अगर एक भी कार्ड है, उसने भी कहीं से अरेंज किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके साथ में कहीं पर भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को सुनते हुए DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना की जो बेंच थी, उन्होंने आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए कहा और ऑर्डर दिया कि कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए अब आईआईटी बॉम्बे जो है वो ये जो दलित स्टूडेंट है प्रिंस, इसके लिए एक एडिशनल सीट क्रिएट करेगी। ये है मेन मुद्दा। और ये चीज़ कोई प्रिंस से एसोसिएटेड ही नहीं, आईआईटी बॉम्बे से एसोसिएटेड ही नहीं है। हमारे यहाँ पर ये चीज़ें, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, लाइफ की जो समस्याएं हैं, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है इस वाले आर्टिकल में। तो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी इश्यूज़ हैं उनको सही किया जाए। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था उसको हमने देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।